आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि लाइफ जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी लाइफ में एक तरतीब होती है, लाइफ मुनज़्ज़म होती है और इसमें एक रब्त होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए लाइफ को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है ताकि हमें पता चले कि लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस डिफरेंट लेवल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जो कि बहुत ही छोटा लेवल है, सबसे बेसिक लेवल है। देन मोलेकुलर लेवल है, फिर उसके बाद ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल एंड लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर। जी, तो फर्स्ट लेवल हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। व्हाट इज़ एटम? Atom is the smallest particle of the matter, small unit of matter। जितना भी मैटर है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सब के सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम। अब एटम जो है वो तो हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। Hundreds of particles are there in atom. These are called subatomic particles. For example, electrons, protons, neutrons, ये तो स्टेबल हैं। तीन जो हैं, ये जो हमने डिस्कस किया, ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो स्टेबल फॉर्म में नहीं होते। अब ये जो आपने पढ़ा कि एटॉमिक लेवल, एटम्स जो होते हैं वो आज़ादाना नहीं रह सकते, फ्री फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोलेकुलर लेवल। तो मोलेकुलर लेवल में क्या होता है कि एटम्स कंबाइन थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स, वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है एंड कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटम आज़ादाना या फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, तो वो अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरह नाइट्रोजन का एटम भी आज़ादाना नहीं रह सकता, तो वो दूसरी नाइट्रोजन एटम के साथ मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर है, वाटर में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। On the basis of weight, molecules are divided into two types, macromolecules और micromolecules। macromolecules ऐसे molecules होते हैं जिनका molecular weight बहुत ज़्यादा होता है। For example, starch, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। और ऐसे molecules जिनका molecular weight थोड़ा होता है, कम होता है, उनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फर्दर मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी मौजूद हो, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपके पास इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोल्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एटीपी, एएमपी वगैरह वगैरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन मौजूद ना हो, उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मिसालें हैं। वाटर में आप देखें तो हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन उसके साथ कार्बन मौजूद नहीं है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन तो मौजूद है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी दोनों का बैक वक्त
अगर दोनों एटम्स हाइड्रोजन कार्बन बैक वक्त मौजूद हों तो वो ऑर्गेनिक होंगे। अगर वो एक ही वक्त में मौजूद ना हो, उनमें से एक चीज़ प्रेजेंट हो, तो वो इनऑर्गेनिक होंगी। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? आपने जो पिछला लेवल पढ़ा है मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में डिफरेंट तरीक़ों से मिलते हैं और बहुत सी स्मॉल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिनको सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि सेल के अंदर होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन to form different structures which perform their function with high efficiency are called organelles। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये आपने पढ़ा कि जो हर ऑर्गेनेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो वो जो है इसका फंक्शन ये है कि ये एटीपी जनरेट करता है, मतलब कि एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक सेल के अंदर जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन बनाना, मतलब हर ऑर्गेनेल का स्पेसिफिक फंक्शन है। ये नहीं है कि राइबोसोम प्रोटीन भी बना रहा है और इसके साथ साथ वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, नहीं, हर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये जो सब सेलुलर पार्टिकल्स यानी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे मिलते हैं और एक साख्त बना देते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल की फर्दर टाइप्स हैं और दीज आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वाज या न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इस तरह का होता है कि जो डीएनए है वो ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, डीएनए ही मौजूद होता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन नहीं, उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते और इनका नंबर भी लिमिटेड होता है। ठीक, अब यूकैरियोट्स होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। ठीक, लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों की आउटर जो मेम्ब्रेन वो दोनों में प्रेजेंट होती है। Further, cells have been divided on the basis of cell number. These are unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, उनको यूनिसेलुलर कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो है एक से या दो से ज़्यादा सेल्स मौजूद हों उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फर्दर आ जाता है टिश्यूज़। एक ही जैसे सेल्स जब मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस अरेंज देमसेल्व्स इनटू लूज शीट्स कॉल्ड टिश्यूज़। यानी सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो मिलकर एक शीट बना देते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो सिक्रीशन करता है, मस्क्यूलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है, जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर की कंडक्शन करता है, वाटर की तस्लील करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। इसी तरह प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू होता है जो कि मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन करता है, यानी मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गन। तो डिफरेंट टिश्यूज़ जिनका काम एक ही हो वो मिल जाते हैं और ऑर्गन बना देते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है स्टमक की। अब स्टमक एक ऑर्गन है लेकिन ये डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है,
मस्क्यूलर टिश्यू है, सेक्रेटरी टिश्यू है। जो मस्क्यूलर टिश्यू है वो उसका फंक्शन ये है कि जो फूड स्टमक की वॉल है उसको मूवमेंट देता है, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर जो फूड है वो उसकी मूवमेंट होती है और वो मिक्स हो जाती है। जो स्टमक की जो अंदरूनी लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की से मिलकर बनी होती है, जिसका फंक्शन ये है कि वो डिफरेंट सिक्रीशंस खारिज करता है, जैसे पेप्सिन हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया। तो ये ऑर्गन्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन सबका फंक्शन क्या है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करना। तो ये सारे मिलकर हम एक ऑर्गन बना देते हैं जिसे स्टमक कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स जिनका फंक्शन एक ही हो वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल लें, इसमें देखें कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा स्टमक, फिर इसके अलावा इसमें पेंक्रियाज आ जाता है, गाल ब्लेडर आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है और ऊपर आ जाती है फूड के नाल। तो आप हर लेवल पे देखें कि हर ऑर्गन जो है उसका फंक्शन क्या है कि सारे के सारे मिलके फूड को डाइजेस्ट करने में ही हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बना देती हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसी तरह अगर आप जो है बहुत सारे सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं बॉडी में, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें आप देखें कि नोज़ से लेकर नोज़ के बाद आपका आ जाता है थ्रोट, फिर आ जाता है सांस की नाली, फिर फेफड़े। तो कितने ऑर्गन शामिल हैं एक सिस्टम बनाने में। फिर जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें देखें हार्ट आ जाता है, फिर आपका जो है ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं जो मिलकर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। आपने जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़े, ये सारे मिलकर कंबाइन होकर एक ऐसा लेवल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिसे इंडिविजुअल लेवल कहते हैं, यानी एक फ़र्द बनता है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक इंडिविजुअल या एक फ़र्द बन जाता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इंडिविजुअल। इन इंडिविजुअल लेवल ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड, यानी कि एक इंडिविजुअल में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनमें एक रब्त होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे इसकी मिसाल हम लेते हैं ह्यूमंस में एक्सरसाइज की। जब एक इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सांस तेज़ हो जाती है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। मूवमेंट तेज़ होती है, यानी मस्क्यूलर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब ये इसमें कोऑर्डिनेशन, सारे सिस्टम्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो आती कैसे है? तो ये हमारे एक जो एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम जो है, इन दोनों की वजह से कोऑर्डिनेशन होती है। नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन लेवल। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ये बहुत सारी अफराद एक ही जगह पे रहते हों, एक ही वक्त में रहते हों, तो वो एक पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ के सेम हों, एक ही स्पीशीज़ के अफराद हों, लोकेटेड एट सेम प्लेस एट सेम टाइम is called population level. For example, population of rats in rice field, population of students in a class. अब पॉपुलेशन की कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब होता है जीन का ऐड होना या जीन का खारिज होना या डिलीट होना। जीन एडिशन और जीन एडिशन। इसकी मिसाल हम लेते हैं, जैसे एक पेरेंट्स में हेयर का कलर गोल्डन था, तो उसकी जो न्यू जनरेशन थी या न्यू औलाद थी उसमें हेयर का कलर गोल्डन की बजाय ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है कि जीन की डिलीशन होगी। इसी तरह अगर तो पेरेंट्स की जो आई का कलर वो ब्लैक था, लेकिन आगे ऑफस्प्रिंग्स में कलर जो आइज़ का है वो ब्लू हो गया, तो इसका मतलब है कि जीन का इजाफा हो गया या जीन की एडिशन होगी।
नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जीन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन में जीन किसी भी जीन की परसेंटेज क्या है। जैसे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनकी आइज़ का कलर ब्लू है और 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी आई का कलर ब्लैक है। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी, ब्लू आई की जीन की फ्रीक्वेंसी वो 50 है। नेक्स्ट है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉपुलेशन में तमाम अफराद की एज एक जितनी नहीं होती, डिफरेंट होती है। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, तो सब में एज का डिफरेंस होता है। इसे कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक एरिया में जितने अफराद हैं वो उस एरिया के लिहाज से उनकी तादाद कितनी है। जैसे एक एरिया है तो वहाँ पे स्पेस रहने के लिए कम है लेकिन वहाँ पे अफराद ज़्यादा हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर स्पेस ज़्यादा है और रहने के लिए अफराद कम हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। फिर है पॉपुलेशन प्रेशर। बिल्कुल इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी की तरह जो पॉपुलेशन प्रेशर है उसमें हम रिसोर्सेज की बात करते हैं कि एक जगह पे रहते हुए वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर कितना है। अगर तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है। अगर वहाँ की डेंसिटी कम है तो वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर भी कम है, क्योंकि जो रिसोर्स फिर है कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होती हैं अगर वो एक ही जगह में एक ही वक्त में रह रही हों तो उनमें इंटरेक्शन भी हो आपस में, तो उसे वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। डिफरेंट पॉपुलेशंस लोकेटेड एट सेम प्लेस फॉर्म अ कम्युनिटी। इसकी मिसाल है फॉरेस्ट। अब कम्युनिटी लेवल की भी 2 टाइप्स हैं, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है वो ड्रास्टिक चेंज आता है और उसके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग लिविंग होते हैं। और जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है उसमें जो थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो इतना लॉन्ग लास्टिक और ड्रास्टिक नहीं होता, वो माइनर होता है। सिंपल कम्युनिटी की हम मिसाल लेते हैं वुड लॉ की। जैसे लकड़ी का जो दरख्त का तना ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ है बहुत ऐसे से, तो उसके नीचे अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही होती हैं, उसके नीचे एक कम्युनिटी बनी होती है छोटी सी। डिफरेंट पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की और प्लांट्स की, डिफरेंट कीड़े मकोड़े वहाँ पे हशरात होते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। ठीक, अगर तो हम वेड लॉग को वहाँ से हटा दें तो हमारी नज़र में तो वो एक छोटा सा चेंज है, लेकिन क्या है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक, तो अगर हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आती है फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट में बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, प्लांट्स की, ट्रीज़ की, फिर एनिमल्स की, बहुत सारी होती हैं। तो वहाँ पे अगर हम 2-4 दरख्त वहाँ से काट भी दें तो वहाँ की कम्युनिटी पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इतना ख़ास असर नहीं होगा। फिर है इकोसिस्टम लेवल। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब आपस में मिलती हैं और वो एक इकोसिस्टम लेवल बना देती हैं। अ कम्युनिटी विद इस नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम लेवल। यानी इकोसिस्टम में हम पॉपुलेशन या कम्युनिटी के उसके माहौल के साथ या उसकी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या इंटरेक्शन है उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, हशरात वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ का हम इकोसिस्टम को अगर हमने स्टडी करना है तो वहाँ के हमें नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे उसका वाटर, पानी हो गया, आबो हवा, उसके जो है बायोटिक फैक्टर्स जितने भी हैं, उसकी सॉइल को स्टडी करते हैं। तो ये है एक इकोसिस्टम लेवल होगा। फिर है बायोस्फीयर, लास्ट लेवल है। बायोस्फीयर ज़मीन की एक ऐसी लेयर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मेक अ बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें आपने पढ़ा
कि जो है लाइफ किस तरह से ऑर्गेनाइज है, एक सिंपल लेवल से होते हुए एक जो डिफरेंट जो लेवल्स, जैसे सब एटॉमिक लेवल, एटम, ऑर्गेनाइज, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक जो है वो सारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अभी ऑर्गेनिज्म मिलकर आगे बायोस्फीयर लेवल तक जाते हैं, तो किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। ठीक, तो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।